नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का क्या खतरा वास्तव में टल गया है या फिर जैसी उम्मीद की जा रही थी कि अगस्त के महीने, अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा, जो नहीं आया, जो डिले हो गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चीन में, यूके में, रशिया में, अमेरिका में जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वहां पे मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और भारत में भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप आसाम में देखें कि वहां पे भी शायद नंबर बढ़ने लग गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब खास तौर से जब हमारे इंडिया में फेस्टिव सीजन है, यानी कि दिवाली 4 नवंबर की है, और ऐसे समय में आप जानते हैं कि सारी दुनिया, यानी कि भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत की आबादी की बात कर रहे हैं, जो बाजारों में पहुंच जाते हैं तोहफे देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए सड़कों के ऊपर उतर आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में कोरोना की तीसरी लहर से हम बच पाएंगे, या वैक्सीन जिस कदर लग चुकी है, जिस तरह से अभी बताया गया कि 100 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं, क्या 100 करोड़ की जो वैक्सीन लगी है ये हमें कोरोना की तीसरी लहर से बचा पाएगी? इन्हीं सब विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अंशुमान से। डॉक्टर अंशुमान कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, क्या कोरोना की तीसरी लहर, जिसकी हम पहले चर्चा किया कर रहे थे कि भाई अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में आ सकती है, जो कि अक्टूबर एंड एक तरह से हम पहुंच गए हैं, तो क्या वास्तव में हम अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, या फिर जिस तरह से हम दूसरे देशों में देख रहे हैं जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से यहाँ पे भी देर सवेर हम कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक देख सकते हैं? बिल्कुल। पहले गणितीय समीकरण के हिसाब से माना गया था कि अगस्त में तीसरी लहर की संभावना है जी। अब लहर की परिभाषा मेडिकल साइंस में सच पैंडेमिक या वायरल पैंडेमिक में नहीं है, लेकिन इसको साधारण भाषा में पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ये कहा जाता है, जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हैं, एक लहर आती है और जब ये पीछे जाने लगती है तो दूसरी लहर पीछे इसके आ रही होती है। कभी कभी लहर आपस में टकरा के किसी खास वजह से अगर नहीं उठे, तो जो नेक्स्ट लहर उठेगी वो मल्टीप्लाई करके ज्यादा उठती थी। उसको समझाने के लिए ऐसा लहर का नाम दिया था या वेव्स का नाम दिया था। सेकेंड वेव में जो चीजें हुई, हताहत हुए, वो बिल्कुल सबको जग जाहिर है क्या हुआ था। थर्ड वेव कोई भी, या तो मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, सरकार हो या पब्लिक हो, नहीं चाह रही है कि थर्ड वेव आए। लेकिन बात अब है कि क्या थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी है और क्या ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर हैं जो थर्ड वेव या तीसरी लहर को ला सकते हैं। इसके लिए हर समय मैंने एक फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला IVV। तीसरी लहर होगी या नहीं होगी, ये 3 बातों पर निर्धारित है। I, इंडिविजुअल चॉइसेज, पब्लिक किस तरह से अपना बिहेवियर रखती है त्योहार के सीजन में, गैदरिंग का, फेस्टिवल मनाने का, बाहर निकलने का, या मास्क से जो परहेज है ना करने का, इंडिविजुअल चॉइस। V, वैक्सीन वेलोसिटी, किस रफ्तार से हम वैक्सीन लगा रहे हैं। अभी 100 करोड़ डोज की जो बात हुई है, 100 करोड़ डोज लगी है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 100 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं पूरी तरह, ऐसा नहीं है। 100 करोड़ डोज का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से मतलब डबल डोज जिनको लगे वो एक व्यक्ति गिने जाएंगे और सिंगल डोज जिनको लगे वो भी एक व्यक्ति गिने जाएंगे। तो वैक्सीन वेलोसिटी अभी हमें और बढ़ाने की जरूरत है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उसको अगर बढ़ा के, अभी हमारे यहाँ केसेस जब कम हैं तब मैक्सिमम से मैक्सिमम आबादी को वैक्सीनेट कर दें। बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, DGCI में अप्रूवल के लिए है, डाटा सबमिट हो चुका है। बच्चों का जैसे चालू हो, जिसको जल्दी चालू कराना चाहिए, 18 साल से कम के बच्चों को भी लगा देना चाहिए, क्योंकि ये आबादी 41% के लगभग इसमें फॉल कर रही है। ये बच्चे सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है, कैरी करते हैं, और बाहर से, स्कूल से, खेल के मैदान से जब इन्फेक्ट होते हैं, घर में आके वृद्ध को, दादा दादी को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया भाई वैक्सीन वेलोसिटी की बात। इसकी वेलोसिटी को, रफ्तार को तेज करनी है। और थर्ड है वेरिएंट, थर्ड V। वेरिएंट का मतलब ये है कि जैसे डेल्टा प्रोमिनेंट वेरिएंट हिंदुस्तान में शुरू से रहा, उसका मॉडिफिकेशन हुआ डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस की ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा थी। अन्य देशों की तुलना में ये देखा गया कि हिंदुस्तान में डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट मेनली रहा, तो जो नेचुरल इन्फेक्शन के कारण एंटीबॉडी बनी वो भी डेल्टा प्लस में कारगर रही।
दूसरे देशों में ऐसा नहीं हुआ। यूके चाइना में मेन स्ट्रेन ओरिजिनल स्ट्रेन अल्फा या बीटा था, इसलिए डेल्टा जब वहां माइग्रेट करके गया तो वहां पे संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी। तो ये थर्ड वी, इन्हीं तीनों को हमें करना है। तो वेरिएंट्स रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कम से कम समय में मैक्सिमम आबादी आपकी वैक्सीनेट हो जाए और फर्दर वायरस को मौका न दें कि संरचना बदल ले। यही तीन सिद्धांत हैं, थर्ड वेव को आगे धकेलिए या रोक दीजिए। जी डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से आपने बताया कि जो 100 करोड़ वैक्सीन लगी है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। जैसा डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन 22.5 से 23% लोग ही भारत के अंदर फुली वैक्सीनेटेड हैं, जी, जो आंकड़ा कहता है। जो चाइना में, यूके में या रशिया में जिस तरह से कोरोना एक तरह से दोबारा वहां पे आया है, उसकी क्या वजह हो सकती है? जी, बहुत बाजी सवाल आपने पूछा। जब यूके में तीसरी लहर या कोविड का सर्ज होने लगा, उस समय 50% आबादी यूके की फुली वैक्सीनेट हो चुकी थी। फिर भी डेल्टा और डेल्टा प्लस स्ट्रेन जब वहां पहुंचा तो वहां कोरोना सर्ज हुआ। क्यों हुआ? ये वायरस का फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के फॉर्मूला से जब वायरस को लगता है कि एंटीबॉडी मौजूद है और ऐसे व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो संक्रमण तो होगा, बीमारी नहीं होगी। और इस व्यक्ति से निकला वायरस अपने आप में ऐसा म्यूटेशन डेवलप करता है जिसका अभी जीता जाता एग्जाम्पल है AY4.2, कि इम्यून सिस्टम को चकमा देने लगता है। जो वैक्सीन से प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनी उसको चकमा देने लगता है और उसको एस्केप करके बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है। तो होगा क्या? संक्रमण होगा। इस इंसान की अति गंभीर हालत नहीं होगी, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इंसान हल्के फुल्के लक्षण के साथ रहेगा लेकिन दूसरों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। तो म्यूटेशन में AY4.2 में दो खास म्यूटेशन जो रहे वो A222V और Y145H, दो जगह पे म्यूटेशन हुआ। और दोनों का कारण क्या हुआ कि संक्रमण दर ज्यादा है, सेकेंडरी अटैक रेट, मतलब कि घर में अगर एक को हुआ तो दूसरे लोगों को कितना अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मारक क्षमता फॉर्चुनेटली कम है। जो ओरिजिनल स्टेट में दिख रहा था 2%, इसमें मारक क्षमता 0.2% है, जिसके पीछे स्ट्रेन की भी बात हो सकती है या हमारे मेडिकल साइंस ने अब इसके इलाज की एक नीति जो तैयार की है, ये प्रोटोकॉल एविडेंस बेस्ड हो गया है, इसलिए मारक क्षमता कम हो गई है। तो इन सारे पहलू को देखें तो यही कारण बनता है कि यूके के लिए ये नया स्ट्रेन था, वैक्सीनेटेड होने के बाद भी इम्यून को चकमा देके और मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, जिसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कह रहे थे। चाइना में भी सेम रहा है, चाइना ने भी वैक्सीनेट किया हुआ था। तो हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम समय वायरस को दीजिए कि फर्दर संरचना में बदलाव ना करे और आप अपनी आबादी को प्रोटेक्ट करते रहिए। डॉक्टर अंशुमान, वैक्सीन अगर वास्तव में ही इतनी कारगर है तो चाइना की अगर हम बात करें तो वहां पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 74% आबादी को फुली वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो उसके बावजूद जब 74% आबादी चाइना की फुली वैक्सीनेटेड है तो वहां पे क्या कारण आप देखते हैं कि आउटबस्ट हुआ है? जी, वैक्सीन कारगर है लेकिन क्या 100% प्रोटेक्टिव है? नहीं है। इसीलिए देखिए, कोविशील्ड कहता है 72% प्रोटेक्शन, 80% है कोवैक्सीन का, अपना स्पुतनिक वी कहता है 91.8%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों को हम वैक्सीन लगाते हैं तो कितने लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बनेगी, पहली बात। बनने के बाद कितने समय तक ये एंटीबॉडी लेवल, मतलब प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और आपको प्रोटेक्ट करे, ये दूसरी बात। चाइना, यूके, सऊदी, यूएसए, ये लोग वैक्सीन ड्राइव हमसे बहुत पहले से चला रहे हैं और बहुत स्पीड से चला रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी आबादी ऐसी हो गई है जो प्रतिरोधक क्षमता जिनमें डाउन होने लगी वैक्सीन के कारण, और ये लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसी के आधार पे यूनाइटेड किंगडम में हेल्थ केयर वर्कर को थर्ड डोज, मतलब बूस्टर डोज दिया जाने लगा है, जिसकी ऑफिशियल आधिकारिक सूचना अभी वर्ल्ड में नहीं आई है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि हम लोगों को थर्ड डोज लगी है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये याद होगा ब्लंटली स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे हमने चर्चा की थी जब आपने सवाल पूछा था कि वैक्सीन लगाने के बाद कितने दिन तक हम सुरक्षित रहेंगे। तब भी मैंने यही कहा था, जनवरी
2021 में वैक्सीनेशन चालू हुआ है। एंड ऑफ द ईयर मतलब दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 तक पता चलेगा कि कितने समय तक हम प्रोटेक्ट होते हैं। जो दिख गया कि प्रोटेक्शन का जो स्तर है 6 से 8 महीने का है। 6 से 8 महीने के बाद बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी, जो जल्दी हिंदुस्तान में भी इसको लॉन्च करना पड़ेगा। जी डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से भी स्पुतनिक के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे उसकी वैक्सीन के ऊपर, क्या वजह उसमें देखते हैं आप? देखिए, प्रश्न चिन्ह तो आपके कोवैक्सीन पे भी लगा था, कहीं चर्बी के चक्कर में, कहीं किसी चक्कर में, और अफवाहें बहुत सारी उड़ी थी। स्पुतनिक पे जो इल्जाम लगाया गया था कि इनके ट्रायल पूरे नहीं हुए थे और उसके पहले इन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल लेके वैक्सीन देना चालू कर दिया। लेकिन वैक्सीन की प्रक्रिया हम ब्लंटली स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे पहले भी कर चुके हैं कि बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस से वैक्सीन गुजरता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग से होते हुए वॉलंटरी टेस्टिंग हो जाती है। फेज 3 ट्रायल जब चल रहा होता है और ये देख लिया जाता है कि वैक्सीन कारगर है, वैक्सीन सुरक्षित है, तब इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे के स्टार्ट कर दिया जाता है कि ट्रायल का प्रोसेस भी चलता रहे। वैक्सीन जानलेवा नहीं है तो इसको आप लगाना शुरू कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम प्रोटेक्शन लें। तो इसी कारण स्पुतनिक एक कंट्रोवर्सी में आई कि ट्रायल बिना कंप्लीट हुए आपने कैसे दे दिया। सेम हमारे पास कोवैक्सीन के लिए हुआ था, लेकिन आपको याद होगा तब WHO ने कोवैक्सीन को सर्टिफिकेट नहीं दिया था, जो कि अभी WHO ने कोवैक्सीन को सर्टिफिकेट दे दिया कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। जब हमारा ट्रायल कंप्लीट हुआ, रिपोर्ट सबमिट हुई, तो मिल जाता। तो स्टार्टिंग में कुछ कुछ अफवाहें उड़ती हैं, वो उस अफवाह से इसकी एफिकेसी नहीं कम होती है। अफवाहों से एफिकेसी नहीं कम होती और हमें सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो अभी हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो हमारे भारत में 22.5 से 23% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब अभी फेस्टिव सीजन भी सामने है, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज की तारीख में आप कहीं भी मार्केट में चले जाएं, सड़कों पे चले जाएं, भीड़ भड़का बहुत तेजी से है। और इवन स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये वार्निंग जारी कर दी है कि भाई सभी राज्यों को गाइडलाइन आ गई है। कंट्रोल में रखें चीजों को। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम तीसरी लहर जो हम बात कर रहे हैं, हम उसको कैसे बच सकते हैं, कैसे उसको हम और डिले कर सकते हैं, या वास्तव में हम पूरी तरह से बच सकते हैं? इसका सीधा सीधा जवाब देना बहुत कठिन है, क्योंकि जटिल कैलकुलेशन है। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं प्रिडिक्शन, तो कुछ कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। मतलब जो आपके आकलन को एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं वैसा ना होने दे और कुछ परिणाम बदल जाए। तो इसमें सबसे 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। दर्शक जो देख रहे हैं इन 4 बातों को समझ लीजिएगा। फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट आ चुका, जिसमें आपकी गैदरिंग बिल्कुल तय है, और जो एक कस्टम पता नहीं कब शुरू हुआ कि गाड़ियों में गिफ्ट भर के एक घर से दूसरे घर सोन पापड़ी के डब्बे और लड्डू जब बांटे जाते हैं, तो ये बेवजह ये गैदरिंग बढ़ेगी। ये आपकी चॉइस है, आप इस तरह की गैदरिंग करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, या फेस्टिवल में जमाकड़ा करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, ठंड का मौसम आ रहा है, तो वातावरण में नमी और आर्द्रता मतलब मॉइस्चर बढ़ेगा। ये रिसर्च पेपर बता चुका है। जब कोरोना वायरस का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात हुई थी, अगर ह्यूमिड होगा एनवायरनमेंट तो कोरोना वायरस लंबे समय तक वातावरण में सस्पेंडेड रहेगा, और उस समय जो पोटेंशियल व्यक्ति वहां से गुजरेगा वो इन्फेक्ट होगा। एनसीआर के लिए एक एडेड प्रॉब्लम और है, पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जब बढ़ेगा तो एयर पोल्यूशन में जो PM 2.5 PM 10 आप देखते हैं, वो भी कोरोना वायरस के सस्पेंशन को वातावरण में मौजूद रखने में मदद करेगा। तो ये सारी चीजें और कोरोना वायरस एपिडेमिक को तेजी से बढ़ाने में, प्रोपेगेट करने में मददगार साबित हो सकता है। ऊपर से नए स्ट्रेन की बात आपने, जेनोमिक सीक्वेंस की जो मैंने अभी बात की, AY 4.2, जिसकी संभावना ऐसी देखी जा रही है, अभी रिजल्ट आने वाला है, कि इसका संक्रमण दर पुराने वाले कोरोना वायरस स्ट्रेन से ज्यादा है। तो ये 5 चीजों को अगर मिला दें तो ये 3 महीने हमारे लिए क्रूशियल तो होगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना, जिसमें सारी चीजें, फेस्टिवल, कोल्ड वेदर, AY 4.2 और ये इन सारी चीजों को जब मिला दें, और एयर पॉल्यूशन उसके टॉप अप में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए, तो इस समय ज्यादा खतरा है और आपको बचना पड़ेगा इससे। जी डॉक्टर अंशुमान,
जो आपने कहा कि बचना पड़ेगा और जो ये आपने सर्दियों के मौसम को ज़्यादा खतरनाक बताया कोरोना के मद्देनज़र, तो ऐसी सिचुएशन में जनता को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जो प्रिकॉशंस पहले लिए जा रहे थे, क्या वही लेने चाहिए या कुछ इसमें डिफरेंट प्रिकॉशंस कुछ ऐड ऑन हो जाएंगे? जी, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, उस समय कोरोना वायरस के बारे में मेडिकल साइंस को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ चीजें थी, टच से कोई अगर सरफेस टच हुआ वहां से भी आता है। याद होगा आपको, दूध के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लोग डिटर्जेंट से धोते थे। आज कितने घरों में धुल रहे हैं, देख लीजिए, नहीं धुल रहे हैं। उस समय एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लिया क्योंकि जानकारी हमारी कम थी। जी। आज जानकारी जितनी आ गई है उसके आधार पे यही है कि बायोलॉजिकल वैक्सीन, जो वैक्सीन आपको लगता है उसका नाम दिया गया है, और सोशल वैक्सीन के दो कंपोनेंट है, गैदरिंग को अवॉइड करना और मास्क लगाना प्रॉपर तरीके से। ये आपके इन्फेक्शन को रोकेगा, और इसके अलावा चौथा कोई गाइडलाइन अभी तक वर्ल्ड वाइड नहीं आया है जो कि आपको बचा सकता है, एक्सेप्ट बायोलॉजिकल वैक्सीन एंड सोशल वैक्सीन। तो आपके परहेज में यही रखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ने की जरूरत है। जी, डॉक्टर अंशुमान, क्या जिनको दोनों वैक्सीन के डोज लग चुके हैं अब उनको कोरोना से कोई खतरा नहीं है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। जिनको दोनों डोज लग चुके हैं उनको संक्रमण हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? संक्रमण और बीमारी में हमें फर्क समझना होगा। संक्रमण का मतलब क्या होता है कि थ्रोट स्वाब आपने आरटीपीसीआर के लिए लिया और उसमें देखा कोरोना वायरस पॉजिटिव है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है मुझे तो कोई लक्षण ही नहीं है, मतलब उसको बीमारी में तब्दील नहीं होने दिया। या कभी हल्की फुल्की कोई तकलीफ हुई, जैसे खास करके डायबिटिक मरीजों में, हार्ट के मरीजों में तकलीफ देखी गई कि फीवर आया या कुछ दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद आईसीयू एडमिशन या अति गंभीर रूप उनमें नहीं मिला जो दोनों डोज ले चुके थे। तो दोनों डोज का फायदा क्या है? आपको संक्रमण हो भी जाए, पहले तो है 70-80% चांस है आपको हो ही ना, हो भी जाए तो आपकी हालत अति गंभीर नहीं होगी और जानलेवा नहीं होगा। वैक्सीन की इंपॉर्टेंस वहीं तक है, और ये भी इंपॉर्टेंस आपके आर्काइव में पड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि विंडो पीरियड में देख लीजिए, मैक्सिमम कर लीजिए प्रोटेक्शन। स्ट्रेन अगर चेंज हुआ तो हो सकता है वैक्सीन को पूरी तरह आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सेम रख के स्ट्रेन के हिसाब से समय समय पर बदलते रहना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको समझना जरूरी है। जी, डॉक्टर अंशुमान, एक चीज़ मैं और ये समझना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि जिस तरह से वैक्सीन हमने सेलिब्रेट किया 100 करोड़ को लेके, लेकिन अगर हम देखें जो पॉपुलेशन है हमारे पूरे देश में तकरीबन 22.5 या 23% लोगों को ही फुली वैक्सीनेट हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि और 6 महीने लग सकते हैं या हो सकता है उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो क्या हमारे लिए खतरा बराबर बना रहेगा दूसरे देशों के मुकाबले? और साथ के साथ जो मैंने एक पहला और सवाल किया था कि चीन में 75% लोगों को भी वैक्सीन लग गई है, फुली वैक्सीनेट हो गए, बट वहाँ पे भी कोरोना जो है आउटबर्स्ट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए कितने समय तक प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता रहेगी? चाइना में जो आपने कहा बिल्कुल सही है, सेम फॉर्मूला। चाइना ने 75% कर लिया था, यूके में 50% डबल डोज लगने के बाद ये आउटब्रेक चालू हुआ है। इसका रीजन यही है जो मैंने बताया कि एंटीबॉडी प्रोटेक्शन लेवल इनमें डाउन होने लगता है एक सर्टेन समय के बाद, और इसीलिए बूस्टर डोज की बात अब आ रही है। क्योंकि अभी तक पता नहीं था तो बूस्टर डोज नहीं लगाया गया, और ये लोग ससेप्टेबल, अगेन पोटेंशियल कैंडिडेट हो गए संक्रमण के लिए। जो चाइना में आपने देखा 75% वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन रेट तेजी से बढ़ा, सेम यूके में हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है इंडिया में हेट्रोजेनिटी है। 3 मेजर ग्रुप है। एक नॉन वैक्सीनेटेड, जिनको आज तक वैक्सीन लगा ही नहीं। दूसरा पार्सली वैक्सीनेटेड, एक डोज लगी है दूसरी नहीं लगी है। और थर्ड डबल डोज वैक्सीनेटेड। डबल डोज वैक्सीनेटेड अगर 6-8 महीने पुराना हो चुका है तो उसका भी एंटीबॉडी लेवल डाउन हो सकता है। तो जब वायरस ट्रांसमिट होता है 3 अलग अलग ग्रुप में, जो एक फुल्ली प्रोटेक्टेड है, पार्सली प्रोटेक्टेड है एंड नॉन प्रोटेक्टेड है, तो वायरस डबल ट्रिपल म्यूटेशन करने लगता है ताकि इम्यून सिस्टम को चकमा दे और उसको
मौजूद एंटीबॉडी लेवल जो IgM और IgG शरीर के अंदर है वो उसको पकड़ ना पाए, इसके लिए चकमा देना सीख जाता है। यही एक बड़ा चैलेंज है। यही चैलेंज के कारण हम लोग इम्फेसाइज करते रहे वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाइए और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन टारगेट अचीव कीजिए। जी डॉक्टर अंशुमान जी, बूस्टर डोज की भी बात चल रही है और जिसमें कहा जा रहा है फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जिस तरह से आपने बताया कि भाई पता लग रहा है कि वहां भी दी जा रही है, तो क्या भारत में भी ऐसी कोई संभावना है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप लोग हैं, तो इनको बूस्टर डोज आने वाले समय में जल्द दी जा सकती है? ये तो आधिकारिक तौर पे सरकार में जो लोग बैठे हैं वही डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी यूके में बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर को लगना चालू किया। इस फॉर्मूले के आधार पे हमारे यहाँ भी शुरू हो जाना चाहिए। एक चीज जरूर है कि अभी एक किट डेवलप हो रही है जो किसी भी व्यक्ति के ब्लड से ये बताएगा कि इनका ब्लड किस लेवल की प्रतिरोधक क्षमता रख रहा है, ताकि हम डिसाइड कर ले जिसमें प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी बरकरार है तो वैक्सीन के बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, अगर लेवल डाउन हो गया तो उनको वैक्सीन का बूस्टर डोज चाहिए। एक तो ये बात हुई, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अभी बूस्टर डोज प्रायोरिटी होनी चाहिए या कुछ और? प्रायोरिटी हमारी दूसरी होनी चाहिए। जिनको सेकेंड डोज नहीं लगा है उनको सेकेंड डोज जल्द से जल्द कंप्लीट करें। कारण ये है, किसी राज्य में 86% है, किसी राज्य में 50%, जो भी है, बाकी के जो लोग हैं आप मानिए कि वैक्सीन डिफॉल्टर रहेंगे, ये नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। जिन्होंने फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लगवाई वो नहीं लगवाएंगे। तो बेवजह उनके पीछे पड़ने के आप जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं उनको जल्दी लगवाइए, क्योंकि आपने कोविशील्ड के ड्यूरेशन को 3 महीने कर दिया, 84 दिन का ड्यूरेशन किया हुआ है। यूके ने बहुत पहले अपने प्रोटोकॉल को रिवाइज करके वापस उसने 6 हफ्ते पे कर लिया था। इंडिया ने यूके के ही पब्लिकेशन को देख के अपना ड्यूरेशन बढ़ाया था, लेकिन जब सर्ज की कोरोना केसेस बढ़ने की संभावना दिख रही है आपको, जैसे बंगाल में, असम में, उस समय आपके इस डोज ड्यूरेशन को कम कर लेना चाहिए। ये तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। और जल्द से जल्द सेकेंड डोज आप प्रायोरिटी के साथ दें। और थर्ड, जो बच्चों का वैक्सीन ट्रायल की रिपोर्ट सबमिट हो गई है उसको जल्द से जल्द ओपन करें और बच्चों को जैकॉफ डी, जो इंजेक्शन मतलब प्रिकिंग, सुई नहीं चुभेगी, एक इंजेक्टर गन मेथड से वैक्सीन लगेगा, उसको चालू कराएं। कोवैक्सीन पे ट्रायल हो गया, उसको चालू कराएं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे भी प्रोटेक्ट हो जाएं और सेकेंड डोज उनको लग जाए जिनको फर्स्ट डोज लगे। ये हमारी अभी प्रायोरिटी है। बूस्टर की प्रायोरिटी हम इसके बाद देखेंगे। जी डॉक्टर अंशुमान, जब आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट ईयर कोरोना के ऊपर चर्चा शुरू करी थी, जब लॉकडाउन हुआ था तो 561 नंबर थे शायद, या 551 थे एग्जैक्टली, ठीक है, इतने नंबर्स के ऊपर पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन आज हमारे देश में कोरोना से लगभग 400, 450, 500 डेथ हो रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस पे कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है जनता के द्वारा। जैसे आपने खुद ही बताया कि भाई उस समय हम ना इतने ओवर प्रिकॉशंस हो गए थे कि बाहर से दूध भी के पैकेट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उसको हम डिटर्जेंट से धो रहे थे, साफ कर रहे थे, मतलब सब्जियों का या सामान को हम एक तरह से क्वारंटीन कर रहे थे। लेकिन अब ऐसी कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। इवन लोग मास्क का भी इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जो मास्क का भी इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है, चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो गई है, ऐसी सिचुएशन में क्या हमें करना चाहिए? इसको 3 स्तर पे समझने की जरूरत है रविंद्र जी। जो करना चाहिए हमें, देखिए, जीता जाता है एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में और असम में दशहरा के बाद कोरोना के केसेस बढ़े। पास्ट में कुंभ मेला जब हुआ हरिद्वार में, उसके बाद केसेस बढ़े, जाने अनेक गई। जो कि कुंभ मेला के समय डिबेट में हम लोग जब सवाल कर रहे थे तो लोगों का कहना था, जो प्रवक्ता होते थे रूलिंग पार्टी के, इस सब का टेस्ट करा के हम भेज रहे हैं। और मेरा सिंपल सवाल होता था कि क्या पर डे आप इतने टेस्ट कर रहे हैं? संभव है? प्रैक्टिकली संभव नहीं था। और जो रिचुअल या रिलीजियस दलील दी गई कि गंगा स्नान करने से कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बहुत नोन फेस, बहुत रिनाउंड लोग भी उस कुंभ मेला के चपेट में आए और गुजर गए। इसलिए इस तरह की लॉजिक दलील जो नॉन साइंटिफिक है उस पर रिलाई नहीं करना, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है।
तो आपका इस पे सवाल क्या था रविंद्र जी? मैंने ये कहा कि इस समय जैसे पहले हम ओवर प्रिकॉशंस थे, इस वक्त हम बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं ले रहे जी हैं। मतलब आप चाहे जी देखें, कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही खत्म हो गई है। जी। तो अब बात आती है कि इतना सब कुछ आप देख चुके, समझ चुके, उसके बाद 3 स्तर पे हमें तैयारी करने की जरूरत है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर में ना तो आप पैनिक करें और ना तो बिल्कुल छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। मास्क आपको लगाना ही है। जितनी तरकीबें, टेक्निक हमने बताई उसी तरह से नाक मुंह कवर करके लगाना है, हैंड वॉश करना है। लेकिन इतना ज्यादा जो दूध का पैकेट धोने की बात हुई उस लेवल तक नहीं करना है। कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दुर्गा पूजा असम में जैसे मनाया गया, सेम अगर दिवाली में नॉर्थ इंडिया में आप कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी कहते हैं कि हम तो 100 लोगों की गैदरिंग करेंगे जी, ऐसा थोड़ी है, रैली, चुनाव रैली, सब एक्सक्यूज देते हैं, सब जगह सब कुछ हो रहा है तो हम ही क्यों करें। ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने कम्युनिटी को संभालिए। 3-4 महीने की बात है। और गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नेंस इज बाउंड टू सेव आवर सिटीजन। उनका मतलब कर्तव्य में है। तो क्या है उनको? एक तो लॉ एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, दूसरा टेस्टिंग ट्रैकिंग फास्ट हो। जैसे जहां भी आपको लगे सडन केसेस बढ़ने लगे, उस एरिया को तुरंत कंटेन कीजिए, वहां से बाहर आना, वहां अंदर जाना लोगों का कम कीजिए, टेस्ट करके उसको जल्द से जल्द ये कीजिए। और तीसरी, आशंका के तहत आप तैयारी करके रख लीजिए कि अगर थर्ड वेव आए तो आपके पास इंतजामात क्या क्या हैं। ऑक्सीजन से लेके, बेड से लेके पेरिफेरल सेंटर तक दवाइयां और डॉक्टर पहुंचने की व्यवस्था क्या है। अदरवाइज सेकेंड वेव की तरफ फिर अफरा तफरी होगी कि ऑक्सीजन नहीं है, क्रायोजेनिक ट्रक नहीं है, ये नहीं है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मेडिकल साइंस आशंका के तहत सारी तैयारियां रखता है। बेशक हम भी चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल ना हो, जरूरत ना पड़े और हमारे देशवासी सुरक्षित रह जाएं, लेकिन तैयारी हमारी होनी चाहिए, उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, डेफिनेटली ये सरकार का काम है और मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार ऐसा कोई भी कोताही नहीं बरतेगी कि जो पिछली बार जिस तरह की समस्याएं देखने को मिली वो मिली। लेकिन क्या आप जनता जनार्दन को भी ये कहना चाहते हैं कि भाई उनको भी अपनी तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कि कहाँ से किस तरह से अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, या जिनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर से उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी देखिए, कॉन्सेंट्रेटर एग्जैक्टली खरीद के रखना चाहिए, अभी से कहना थोड़ा अतिशयोक्ति इसलिए हो जाएगी कि वो होर्डिंग फिर से चालू हो जाएगा। बुजुर्ग लोगों का एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, आप बेवजह के अफवाहों में न पड़े कि थर्ड वेव आने वाला है, ये इंतजाम करो, होर्डिंग करो, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सेकेंड वेव में लेसन मिला हिंदुस्तानियों को भी और सरकार में बैठे लोगों को, तो काफी हद तक ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं और लग भी रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था हुई है। लेकिन अगर कोरोना केसेस सर्ज होने लगे तो सरकार को इमीडिएटली, बहुत जल्दी में, पिछली बार बहुत डिले किया था, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, और वहां पे सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे, रेट फिक्स करे और सबकी मरीजों का उचित समय पे दाखिला मिल जाए ताकि उसकी जान बच जाए। ये इंश्योर कर ले। सुनने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। जी, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं डॉक्टर अंशुमान। और कुल मिला के यही है कि हम इस बीमारी से, इस वायरस से खुद ही जितना प्रिकॉशंस लेंगे, जितना हम बचाव करेंगे, उतना हम बचे रहेंगे। अगर हम बिना बात के बहादुर बनेंगे तो कहीं न कहीं आने वाले समय में समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी समस्याएँ खड़ी ना हों, उसके लिए हमें शुरुआत से ही प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंशुमान, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि दर्शकों को भी इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। और जिस तरह से आपने बताया कि बिना वजह अफ़वाहों में ना फँसें, कोई इम्पल्सिव डिसीज़न ना लें और पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक भी कहीं न कहीं हमें एक अलग मोड़ पे ले जाके खड़ा कर देती है। हाँ, कि जिस तरह से बात कही कि भई कहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, वो बेशक अपनी जानकारी में रखें ताकि चीज़ों का ज़रूरत के समय पे इस्तेमाल हो सके। डॉक्टर अंशुमान, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।